ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने राज्य में 28 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अगले 24 घंटों के दौरान नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी आने से पटना समेत राज्य के 13 बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति में मामूली सुधार। राज्य के 6,819 पैक्स में 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 5 चरणों में होंगे चुनाव। 15 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना। और पटना की एनआईए अदालत ने पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन स्टेशन के पास ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की आतंकी साजिश में शामिल 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। अब समाचार विस्तार से। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में 28 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। सीतामढ़ी, अररिया, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अन्य हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी बिहार के तराई वाले जिलों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के मनेर, दीघा घाट और गांधी घाट में खतरे के निशान से नीचे दर्ज किया गया। वहीं हाथीदह में नदी का जलस्तर अभी भी लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है। इधर पटना से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ के पानी में कमी आने के बाद जगह जगह गाद की समस्या उत्पन्न हो गई है। बाढ़ प्रभावितों को अब संक्रामक रोगों का खतरा सता रहा है। इधर बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा जिले में भी बाढ़ की स्थिति में सुधार है। इधर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कल लखीसराय जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत कार्यों की सराहना की। जिला प्रशासन को बधाई देते हैं कि जिला प्रशासन ने बहुत बेहतर इंतजाम किया है। राहत शिविर में जितने लोग थे और किचन जो चल रहा है कम्युनिटी किचन, उसमें रहने वाले जितने लोग थे उन लोगों ने खाने की, वहाँ के व्यवस्था की काफी तारीफ की। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में 577 सामुदायिक रसोई घर और 9 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों के बीच 1,77,000 से अधिक पॉलीथीन शीट और लगभग 57,000 सूखे राशन के पैकेट वितरित किए गए हैं। आवागमन को सुगम बनाने के लिए 1,209 का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही लोगों तक आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 13 बोट एम्बुलेंस भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य में 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 5 चरणों में पैक्स के चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव में सरकार द्वारा पहले से लागू आरक्षण की व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के परामर्शी कुमार शांत रक्षित ने बताया कि 15 नवंबर को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव बैलेट पेपर से संपन्न कराए जाएंगे। श्री शांत रक्षित ने कहा कि कुल 6,819 पैक्स में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों, उप विकास आयुक्तों और जिला सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। पूरे बिहार में करीब 8,000 पैक्स है, उसमें से लगभग 7,000 पैक्सों का इस बार निर्वाचन और ये बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होता है, जिसमें काफी मात्रा में लोग जो है वोट देते हैं और एक्टिवली वोट देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन है। और आज जो है हम लोगों ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को, जिनको हम लोगों ने नोडल पदाधिकारी बनाया हुआ है, और सभी जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारियों को बुलाया हुआ था एक ब्रीफिंग के लिए। ये चुनाव नवंबर में होंगे। निर्देश ये दिए गए हैं कि सबसे पहले चूंकि ये बैलेट पेपर से चुनाव होना है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के परामर्शी ने बताया कि जिन पैक्सों से चुनाव के प्रस्ताव नहीं आए हैं, उनके प्रस्ताव जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से आने के बाद चुनाव कराने का फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में पैक्स की कुल संख्या 8,463 है। राज्य सरकार ने गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति दे दी है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत इस वर्ष 81 गुड़ इकाइयां स्थापित होंगी। इसके लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो गन्ना के उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसान को लाभ देने के उन जिलों में, उन क्षेत्रों में गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का विभाग ने सारे रूपरेखा उसका तैयार कर चुका है। किस तरह गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट के तहत हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा गन्ना उत्पादन में हम सफलता विभाग को मिले और किसान भी 2 पैसा कमाए और उससे बेरोजगारी उनका हल हो और उन क्षेत्रों में गन्ना की खेती हो, इसके लिए विभाग तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। श्री पासवान ने बताया कि गुड़ इकाई लगाने सहित विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए 1 अक्टूबर से केन केयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन स्टेशन के पास ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की आतंकी साजिश में शामिल 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश अभिजीत कुमार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और रेलवे एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मोतीलाल पासवान, रंजय कुमार शाह, मुकेश यादव, राकेश कुमार यादव, गजेंद्र कुमार शर्मा और कुमार उमाशंकर पटेल को दोषी करार दिया। आरोपियों की सजा की बिंदु पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेन उड़ाने की साजिश रची थी। 30 सितंबर 2016 को घोड़ासहन स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक पर आईईडी प्लांट किया गया था। हालांकि सुरक्षा बलों ने विस्फोट से पहले ही बम को बरामद कर उसे नष्ट कर दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल की वसूली अब 300 दिनों के बदले मासिक औसत खपत के आधार पर की जाएगी। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। आने वाले दिनों में उत्तर बिहार में भी यह सुविधा लागू हो जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 6 महीने के कामकाज की समीक्षा के आधार पर सुस्त अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अंचल स्तर पर ऑनलाइन सेवाओं को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने वाले अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। डॉक्टर जायसवाल ने सभी सीओ को अक्टूबर महीने तक अपना प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों को दाखिल खारिज के अस्वीकृत किए गए मामलों की जांच करने का आदेश दिया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर बन रही नीति अंतिम चरण में है।
नई नीति 30 सितंबर से पहले तैयार कर ली जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नई नीति को उदार बनाया जा रहा है। असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाने वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH-27 पर सुपौल में मिड वे सर्विस प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि कोसी महासेतु के पास आसनपुर गुफा में इसका निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि सर्विस प्लाजा में एक ही जगह खाने, आराम करने और खेलने की सुविधा मिलेगी। साथ ही बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट जोन भी होगा। श्री मिश्र ने कहा कि यहाँ पेट्रोल पंप, CNG पंप, ई-चार्जिंग और पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रज किशोर सिंह का लंबी बीमारी के बाद मोतिहारी में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। ब्रज किशोर सिंह वर्ष 1982 से 1985 के बीच राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्रज किशोर सिंह के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने ब्रज किशोर सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। औरंगाबाद जिले के बारून और मदनपुर प्रखंडों में कल देर शाम जीवित पुत्रिका पर्व के दौरान स्नान करने गए 8 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। अनुमंडल पदाधिकारी संतान कुमार सिंह ने बताया कि मदनपुर प्रखंड के कुशहा और बारून प्रखंड के ईंटहट गांव में 4-4 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गया जिले के आंती थाना क्षेत्र के मीठापुर गांव में पुलिस ने एक सूखे कुएं के अंदर से SLR की 1490 गोलियां बरामद की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है पटना के बिहटा में 4 समेत 49 डूबे, 41 की मौत। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है विधवा और मेकअप पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी आपत्तिजनक। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है सुपौल के भीमनगर कोसी बराज की आयु खत्म, पुनर्निर्माण की पहल नहीं, कोसी में सैलाब आया तो तबाही तय। प्रभात खबर की सुर्खी है तबादला नीति में शिक्षक दंपति की एक ही स्कूल में नहीं होगी पोस्टिंग। राष्ट्रीय सहारा लिखता है जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान संपन्न, 16 देशों के राजनयिकों ने देखा चुनाव। आज अखबार लिखता है रीगा चीनी मिल में इसी सत्र से होगी गन्ने की पेराई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने राज्य में 28 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अगले 24 घंटों के दौरान नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी आने से पटना समेत राज्य के 13 बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति में मामूली सुधार। राज्य के 6,819 पैक्स में 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 5 चरणों में होंगे चुनाव। 15 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना। और पटना की NIA अदालत ने पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन स्टेशन के पास ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की आतंकी साजिश में शामिल 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।